कल हमने पर्यावरण स्टार्ट किया था। पर्यावरण में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, कल मैंने ग्राफ नहीं बनाया था तो मैं उसको ब्रीफ कर जितना हो चुका है वहाँ तक, उसके आगे जो चीज़ें होंगी वो हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे और उसको लिखते चलें, ठीक है। कल हमने स्टार्ट किया था पर्यावरण क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है। तो पर्यावरण जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब ढका हुआ, यानी एक जीवधारी के चारों ओर का जो वातावरण उपस्थित होता है वो उसके लिए क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक और संज्ञान। भौतिक के अंतर्गत आती हैं भू आकृतियाँ, जलाशय, आपके जलवायु, आर्द्रता और तापमान। इनकी चर्चा कल हमने कर ली थी कि ये किस तरीके से मनुष्य को प्रभावित करते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए। सांस्कृतिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसकी निर्जातीयता आती है, ठीक है, धर्म आता है, जाति आती है, भाषा आती है और रीति रिवाज आते हैं, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे और लिखेंगे। जैविक कारकों के अंतर्गत आपके मानव, पशु, पक्षी और वनस्पति आते हैं। और संज्ञान के अंतर्गत हमने बात की थी कि मानव के द्वारा जो चीज़ें देखी गई हैं उनकी एक इमेज उसके दिमाग में बन जाती है, जिसको संज्ञान कारक के रूप में हम या प्रकार या संज्ञान पर्यावरण के रूप में हम उसको जानते हैं। विशेषताओं की कल हमने चर्चा कर ली थी कि उनकी क्या क्या पर्यावरण क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आता है संगठक, यानी कि पर्यावरण का कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक के अंतर्गत पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक के अंतर्गत स्थल, जल और वायुमंडल आते हैं। ऊर्जा के अंतर्गत भूतापीय ऊर्जा और सौरिक ऊर्जा। सौरिक ऊर्जा यानी कि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी से आपको निकलती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या कहीं ज़्यादा है। मानव पर्यावरण संबंधों को हमने 3 स्वरूप में देखा है, यहाँ पर 4 स्वरूपों हम देख सकते हैं। 4 अलग अलग काल में मानव और पर्यावरण के संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन आया वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कि जब मनुष्य आखेटक था, जहाँ पर वो शिकार करके अपने भोजन की आपूर्ति करता था, तो वो एक भौतिक मनुष्य था, जिसकी जो भौतिक मनुष्य से आशय होता है कि एक मनुष्य की जो आधारभूत मांग होती है सिर्फ उसकी आपूर्ति के लिए वो काम करता है, और उसकी आधारभूत मांग क्या थी, सिर्फ पेट को भरना, इसलिए वो भौतिक मनुष्य था। और भौतिक मनुष्य क्या था, मानव पर्यावरण। एच ई का मतलब है, एच का ह्यूमन है, ई का एनवायरनमेंट, यानी मानव पर्यावरण का संबंध। तो मानव पर्यावरण का संबंध जो था वो कारक था, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के रूप में थे। दूसरा आता है आखेटक के बाद वो पशुपालन करना सीखते हैं। पशुपालन के दौरान वो क्या करते हैं कि कुछ जीवों को वो पालते हैं, जिसके कारण उनको दूध की आपूर्ति होती है और मांस की आपूर्ति होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य यानी कि इस तरह में वहाँ पर वो क्या करते हैं, कुछ ग्रुप में बनाकर वो रहने लगे। लेकिन ग्रुप में बनाने के साथ साथ वो क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी घुमक्कड़ी वाले जीवन वो अब भी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनकी जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण उन्हें रूपांतरकर्ता के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने कृषि करना सीखा। जब उनको ये प्रतीत हुआ कि उनके द्वारा कुछ खाए गए फल का फेंके जाने के पश्चात वहाँ पर पौधों का उगना उन्होंने देखा, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को कृषि के रूप में स्थानांतरित किया और वो एक साथ मिलकर वहाँ पर कृषि करने लगे। उसके बाद उनका जो होता है सामुदायिक जीवन स्टार्ट हुआ, वो साथ मिलकर एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया। उनका घुमक्कड़ी वाला जो जीवन था वो खत्म हो गया और उसके कारण वहाँ पर जनसंख्या में उनके वृद्धि होने लगी। जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और वो कृषि के अर्थात एक आर्थिक मानव के रूप में वहाँ पर तब्दील होने लगे, जिसके कारण इन्हें कहा जाता है परिवर्तन करता, यानी कि उन्होंने अब वो जाकर प्रकृति में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था। और प्रकृति में परिवर्तन इसलिए ला रहे थे क्योंकि वहाँ पर जब वो कृषि करना चाहते थे तो कृषि के लिए उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, और जंगलों को काटने के कारण धीरे धीरे बड़े पैमाने पर वहाँ पर उन्होंने इन 2 चरणों में, पशुपालन और कृषि में, वहाँ पर जंगलों की सफाई कर दी। लेकिन इन तीनों स्टेज तक अगर हम देखें तो प्रकृति को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वो प्रकृति को इतना ही नुकसान हो रहा था जितना मनुष्य को उतने चाहिए था, यानी प्रकृति अपने आप को वहाँ पर पूर्ति कर सकती थी उसके होने वाले नुकसानों का। और ये 1700-1800 ईस्वी तक बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये 19वीं सदी के पश्चात से यहाँ पर ये समस्या क्रिएट हुई जब मनुष्य प्रौद्योगिकी मानव के रूप में तब्दील हुआ। उन्होंने अपने विकास के भौतिक विकास के लिए वहाँ टेक्नोलॉजी को विकसित करना शुरू किया, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हुआ, और उस दौरान क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी मानव एक विध्वंसकर्ता के रूप में प्रकृति में आता है, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का वर्तमान स्वरूप में आप देखने को मिल सकती हैं। वो कारण था आपका प्रौद्योगिकी मानव। तो मानव पर्यावरण का संबंध जो होता है वो प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक आप देख सकते हैं कि काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। मानव पर्यावरण के इन्हीं चीज़ों को आपको कुछ संबंध यहाँ पर दिए गए, मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं दी गई हैं, जिनमें आपको नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी और पारिस्थितिक दृष्टिकोण 4 अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं।
ठीक है। नियतिवादी कहते हैं कि मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित उतना ही करते हैं कि जितना एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के कारक या एक दूसरे के इंपॉर्टेंस के रूप में वो दिखाते हैं, वहाँ पर कोई एक दूसरे को दुष्प्रभावित नहीं करता है। जबकि संभववादी कहते हैं कि मनुष्य अब इतना कह सकते हैं सक्षम हो चुका है, यदि वो प्रकृति में परिवर्तन लाना चाहे, यानी अगर उसकी इच्छा हो तो प्रकृति पर क्या करता है, विजय प्राप्त कर सकता है। नवनियतिवादी कहते हैं कि ऐसा अगर मनुष्य के, वो कहते हैं कि अगर एक पक्षी दोहन की एक तरह की वो आलोचना करते हैं, यदि मनुष्य ही लगातार प्रकृति का बहुत ज़्यादा मात्रा में दोहन करेगा तो एक समय प्रकृति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और प्रकृति का विनाश होने से आपका मनुष्य की भी अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। जबकि पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि मनुष्य को एक पारिस्थितिक का घटक के रूप में परिभाषित करता है, यानी जिस तरीके से आपके जीव, अजैविक, अजैविक और ऊर्जा 3 घटक हैं, उनमें से ही मनुष्य को एक घटक के रूप में सिर्फ वो मानता है, अन्य किसी रूप में नहीं। यानी कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से वो एक दूसरे के पूरक के रूप में उसको देखते हैं। मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, जिसकी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इसको हम देख सकते हैं। प्रत्यक्षता मनुष्य कैसे प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष कैसे आपको, प्रत्यक्ष का मतलब जो आपको सीधा आप देख सकते हैं, तुरंत आपको उसका प्रभाव दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष का मतलब जो आपको निकट भविष्य में या हो सके दूरगामी आपको 100, 200, 300, 400 साल बाद आपको उसके परिवर्तन देखने को मिले। तो प्रत्यक्ष यानी कि तुरंत आपको प्रभाव क्या देखने को मिलता है, जैसे आपने कृषि करने के लिए वनों को काट दिया, तो ये तो आपको प्रत्यक्ष आपको दिखाई दिया, लेकिन उन वनों के काटने से आपको आगे चलकर क्या प्रॉब्लम होगी वो आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। आपने मान लीजिए किसी क्षेत्र का वन को काट दिया, ठीक है, वन को काटने के कारण क्या हुआ, आपने वहाँ पर वनों की खेती करना शुरू किया, लेकिन जब आप वनों की कटाई करते हैं तो उसके कारण वन करते क्या हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर से उन वनों को काट दें तो मिट्टी का क्या होना, क्षरण होना शुरू हो जाता है। बरसात के समय में आप देखेंगे तो मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वही उपजाऊ होता है, और बरसात के समय वो क्या करेगा, वो अपने पानी के साथ उसको बहाकर ले जाएगा। जो मिट्टी वहाँ से चली गई वो मिट्टी ले जाकर कहीं ना कहीं आपको नदियों में ले जाके डाल देगी। तो मिट्टी जब नदियों में जाएगी तो वहाँ पर जो नदी की जल धारण जो क्षमता है उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो उन्होंने जाकर मिट्टी को समाहित कर दिया। तो पहले जो हो सकता है कि 1000 लीटर जो पानी वो ले सकती थी उसमें 400 लीटर आपको मिट्टी डाल दी गई तो वो 600 ही स्थापित कर सकती है, लेकिन पानी 1000 लीटर ही उसमें आएगा, तो बाकी का कहाँ जाएगा, बाढ़ के रूप में आसपास के क्षेत्रों में फैलना शुरू हो जाएगा, और बाढ़ के कारण जनधन और जानमाल की आपको अच्छी खासी हानि होगी। ये यहाँ तक का शुरू। उसी दूसरी तरफ देखें जहाँ पर वनों की कटाई हुई, वनों की कटाई के कारण आपके मृदा का क्षरण हुआ। मृदा के क्षरण के कारण क्या होता है कि आपकी अवनालिका बनने लगती है, यानी कि मिट्टियों में लंबी लंबी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण वो कृषि योग्य भूमि भी आगे चलकर नहीं रह जाती है, उसकी उपजाऊ कम हो जाती है और लोग वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि अगर आप किसी एक क्षेत्र के वनों को काट दें तो उसको पूरी तरह से वो बहुत सारी समस्याओं का कारण भी आपको बन सकती है। तो इसी तरह के मनुष्य के प्रत्यक्ष प्रभाव को, यानी कि तुरंत लाभ के लिए जो काम कर रहा है वो अप्रत्यक्षता अपने आप को ही हानि पहुंचा रहा है, और सिर्फ अपने आप को नहीं, एक बड़े से समुदाय को वो उससे हानि पहुंचाने वाला है। इसी तरह से उसने औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण का आप नुकसान आप इस समय देख ही सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। उस समय उससे जरूर जलवायु परिवर्तन, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की, अपने लाभ के लिए दृष्टिकोण से किया, जिसका कुछ समय तो उसको लाभ मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में वही उसके लिए ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है। तो आपको प्रत्यक्षता जो काम किए गए अप्रत्यक्ष तरीके से निकट भविष्य में आपको उसका नुकसान पर्यावरण पर आपको देखने को मिलते हैं। इनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए बोला गया कि धारणीय विकास की संकल्पना। धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है पता है? फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना, यानी आज खाना बनाया है तो कल बचा के रख लेते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। धारणीय विकास का मतलब यहाँ पर दो लोगों को समाहित करता है, वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य की पीढ़ी को। भविष्य की पीढ़ी को ज़रूरी है कि वहाँ पर आप इस समय की पीढ़ी के द्वारा जो संसाधन है उसका इस मात्रा में प्रयोग किया जाए कि उसको वर्तमान पीढ़ी के लिए भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना है, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के साथ समझौता न करते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही आवश्यकताओं को
ताले में बंद कर देंगे और वो सारी चीज़ें हम भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हमें अपना भी विकास करना है, लेकिन जो संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग इस तरीके से करना है कि वो आपके भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए धारणीय विकास के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं कि जैसे आपको पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए, जिसके बोले में होती है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है कि आपको पॉल्यूशन कम होना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करें जिससे आपको निकट भविष्य में क्या होता है। अब इसके तहत आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है आपको पॉल्यूशन कम होगा। और पॉल्यूशन कम होगा तो आपको क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपको क्या होती है कि आगे चलकर ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। परियोजना का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पश्चात आपको ये ऐसा नहीं कि लॉन्च कर दिया पूरा हो गया खत्म कहानी, आपको उस परियोजना का मूल्यांकन इस स्तर पर करना चाहिए। किस स्तर पर? पर्यावरणीय स्तर पर, कि क्या वो परियोजना पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसमें क्या और निवेश किया जा सकता है। उत्पादन का विकेंद्रीकरण। उत्पादन का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही जगह पर लगातार सारी चीज़ों का निर्माण करें, क्योंकि एक ही जगह पर आप बहुतायत मात्रा में किसी चीज़ का उपयोग कर लेने से वहाँ पर क्या होगा, उस प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप हर एक जगह पर अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करें। जिस तरह से अगर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद का। वो क्या करता है, उत्पादन का विकेंद्रीकरण को ही प्रोत्साहित करता है। तो उस तरह की परियोजनाएं क्या हो सकती हैं, पर्यावरण के लिए अच्छी हो सकती हैं। इसके पश्चात आता है पारिस्थितिकीय साक्षरता। हाँ जी, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी कह सकते हैं सारी चीज़ों का एक ही जगह पर केंद्र ना होकर अलग अलग लोगों में बांट देना। यानी जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। लेकिन मैं इन्हीं सारे सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी साक्षरता। पारिस्थितिकी साक्षरता से तात्पर्य है कि लोगों को परिस्थिति के लिए जागरूक करना। उनके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर पर्यावरण में किसी प्रकार का चेंजेस आता है तो उससे वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो नहीं, विश्व, समुदाय, राष्ट्र, देश और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी किस तरीके से प्रभावित हो सकती हैं। जब तक उनके अंदर ये जागरूकता साक्षरता के द्वारा नहीं लाई जाएगी, वो इसके लिए कार्यरत नहीं हो सकते हैं। वैश्विक सहयोग, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वैश्विक सहयोग प्राप्त हो। जिस तरह से अमेरिका ने क्या किया, अभी पेरिस समझौते से अलग हो गया, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक धक्का पहुंचता है कि आपको पर्यावरण या अनुकूल अगर विश्व को बनाना है तो वहाँ पर सभी देशों को यहाँ पर साथ में आकर काम करना होगा। किसी एक देश की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं, और खासकर उन लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपको पर्यावरण के दृष्टिकोण से या उनको नुकसान पहुँचाने के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा या महत्वपूर्ण रहे। अगर वैसी ही अर्थव्यवस्थाएं वहाँ से अलग होने जाएंगी तो अन्य देश भी इससे पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इन सारे देशों को सहयोग करना चाहिए ताकि वहाँ पर एक बेहतर विश्व का और बेहतर पर्यावरण का निर्माण किया जा सके। प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र का निर्माण। जवाबदेही तंत्र यानी कि आपको अकाउंटेबिलिटी का, कोई व्यक्ति को आपको परियोजना जैसे आपने लॉन्च की है, भारत सरकार के द्वारा ही मान लीजिए लॉन्च की जाती है, तो वहाँ पर भारत सरकार की जवाबदेही बनती है कि वहाँ पर उस परियोजना का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसमें क्या अच्छी बातें क्या खराब बातें हैं, उनके प्रति पूरी तरह से आपको जिम्मेदार होना चाहिए। वो किस तरीके से आपके पर्यावरण के अनुकूल है, उनके पर्यावरण मंत्रालय और कार्मिक विभाग को इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क कर सकें, और अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तो उसको वो बंद भी कर सकें और उसकी अनुमति ना दें। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पर्यावरण दृष्टिकोण से हमें यहाँ पर पढ़ना था, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो कल का जितना हो गया था उससे कि आगे आप पॉइंट आउट करके नोट करिए। हाँ जी, अगर आपका पहला पेज खाली है तो आप वहाँ बना लीजिएगा, और अगर पहला पेज खाली नहीं है तो कल जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ पर एक पेज पे आप बना के नेक्स्ट पेज से आप राइटिंग करना शुरू करें। ठीक है, लिखें, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कल हमने भौतिक पर्यावरण तक कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट डालिएगा सांस्कृतिक पर्यावरण। डायग्राम अब ये बाद बनाइएगा आप।
चलिए लिखें अब। कल हमने भौतिक कारकों को लिख लिया था। हेडिंग डालेगा आपके सांस्कृतिक कारक, जो प्रकार जो हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें लिखिएगा मनुष्य के द्वारा उसके भौतिक कारक मनुष्य के द्वारा उसके भौतिक कारक में परिवर्तन करने की क्षमता के फलस्वरूप सांस्कृतिक पर्यावरण पर प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के पानी, रहन सहन, परिवहन की जो समस्या देखने को मिलती है तथा उनके धर्म, रीति रिवाज पूर्वी भारत के क्षेत्रों से पूर्णतः भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि पूर्वी प्रदेश अच्छी बरसात, मैदानी इलाके, समुद्र से निकटता, उद्योग तथा रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, रीति रिवाज अलग देखने को मिलता है। यही सांस्कृतिक भिन्नता विश्व स्तर पर भी हमें देखने को मिलती है। यही सांस्कृतिक भिन्नता हमें विश्व स्तर पर भी देखने को मिलती है। जो उसके भौतिक कारकों के द्वारा ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत मानव, पशु पक्षी एवं वनस्पति आते हैं। और यहाँ पर भी आप
और यहाँ पर भी आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से, और यहाँ पर भी आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनमें आप इनकी सघनता, इनमें आप इनकी सघनता, इनमें आप इनकी सघनता, रहन सहन, इनमें आप इनकी सघनता मतलब जनसंख्या कितनी सघन है, जनसंख्या घनत्व जिसको हम कहते हैं, सघनता, रीति रिवाज, जनसंख्या, रीति रिवाज, रहन सहन, उद्योगों की स्थापना, पशु पक्षियों की तथा वनस्पतियों के स्तर पर, तथा वनस्पतियों के स्तर पर भी भिन्नता देखने को मिलती है, पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट निकल गया संज्ञान पर्यावरण। संज्ञान पर्यावरण मनुष्य के द्वारा देखी गई किसी भी वस्तु को, मनुष्य के द्वारा देखी गई किसी भी वस्तु को उसके मस्तिष्क में उसकी आकृति छप जाती है, उसकी आकृति छप जाती है, जिसे संज्ञान पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे संज्ञान पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। मनुष्य इसी के तहत पर्यावरण में होने वाले, इसी के तहत पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करने में सक्षम है, होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करने में सक्षम है, साथ ही उसके सुधारात्मक उपायों को भी लागू कर पाता है, साथ ही उसके सुधारात्मक उपायों को भी लागू कर पाता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर प्रकार कंप्लीट हो गए, विशेषताएं हो गई थी। संगठक जो होता है हम इसको यहाँ पर इतना ही रखते हैं। ठीक है, संगठक में हम डिटेलिंग करेंगे जब इसको हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसको इतना ही रहने, बस इतना आप जान लीजिए पर्यावरण के निर्माण में इसके संगठक कौन कौन से, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आपको मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध। ठीक है, इसमें लिखिएगा मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रागैतिहासिक काल से प्रभावित करते आ रहे हैं। मानव एवं पर्यावरण एक दूसरे को प्रागैतिहासिक काल से प्रभावित करते आ रहे हैं। आदि मानव के रूप में मनुष्य भौतिक पर्यावरण में
कार्यात्मकता, भौतिक पर्यावरण में कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की, कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की होती थी, पाता तथा दाता। पाता रिसीवर एंड डोनेटर वाले, पाता और दाता। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण में, अर्थात मनुष्य पर्यावरण में अन्य जीवों के समान, अन्य जीवों के समान संसाधन, अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था, संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरण में अपना योगदान भी देता था, तथा पर्यावरण में अपना योगदान भी देता था। पाता के रूप में जैसे उसे फल, फ्रूट, मांस ये चीज़ें मिलती थी, वहीं वो दाता के रूप में क्या कहता है, जो फल उसने खाए उनके जो बीज होते थे यत्र तत्र वो बिखेर देता था, जिसके कारण जो पौधे यहाँ उग रहे हैं उनके पश्चात वो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने के पश्चात भी वो पौधे आपको जो देखने को मिलते हैं वो उसी तरह के थे। जो चीज़ें यहाँ से खाई वो ले जाकर कहीं और उन्होंने बिखेर दिया। इसी को बोला जाता है पाता और दाता की भूमिका। नेक्स्ट लिखिएगा, इस तरह मानव संस्कृति के विकास के, मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों, मनुष्य भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था, अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। परंतु जैसे जैसे उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ, संस्कृति तथा समाज के साथ, समाज या संस्कृति के साथ उसका विकास हुआ, हाँ उसका विकास हुआ, पर्यावरण के साथ उसके संबंधों में, पर्यावरण के साथ उसके संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया, उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। हाँ, उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। मनुष्य पर्यावरणीय कारक से पर्यावरण का परिवर्तन करता तथा पर्यावरण का विध्वंस करता के रूप में परिवर्तित होता गया, के रूप में परिवर्तित होता गया। मनुष्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक अवस्थिति में पर्यावरण का एक अभिन्न अंग था, पर्यावरण का एक अभिन्न अंग था। उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान थे, उसके कार्य पर्यावरण के अन्य कारकों के समान थे। अर्थात
आदि मानव अर्थात आदि मानव भौतिक मानव के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी। उसे किसी अस्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, उसे किसी अस्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी। वह चलता फिरता घुमंतु प्राणी था, वह चलता फिरता घुमंतु प्राणी था। इस प्रकार आदि मानव प्राकृतिक पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर था, प्राकृतिक पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। नेक्स्ट स्टेज पशुपालन की। हेडिंग डाल के लिख लीजिए, चाहे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपको उचित लगे। इसमें लिखिएगा समय के साथ मनुष्य में पशुओं को पालना सीख लिया, मनुष्य पशुओं को पालना सीख लिया, साथ ही जन समुदाय का एक साथ रहना भी शुरू हो गया, जो सामाजिक मनुष्य की अवधारणा को विकसित करता है, लेकिन इस समय भी उनका घुमक्कड़ी जीवन चलता रहा। उन्हें भोजन जल तथा पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। इस समय मनुष्यों और पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई। परंतु इसका पर्यावरण पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंदर आत्मसात करने में सक्षम थी। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक मानव
सामाजिक मानव ने निम्न रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया। निम्न रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया। पहला पॉइंट लिखिएगा, आहार के लिए, आहार यानी कि भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना। आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना। दूसरा, आखेट के द्वारा, आखेट यानी कि शिकार करके कुछ पशुओं की संख्या में कमी करके, कुछ पशुओं की संख्या में कमी करके। नेक्स्ट, प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ की संख्या बढ़ाकर। नेक्स्ट, अपने तथा पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को काटकर तथा जलाकर। नेक्स्ट, पशुओं तथा कुछ पौधों का पशुपालन और पौधों का रोपण करके, पशुओं तथा पौधों का पालन करके, उनकी संख्या में वृद्धि करके। नेक्स्ट, जंगलों को जलाने से स्थान विशेष के पारिस्थितिकीय पर्यावरण को बदलकर, पारिस्थितिकीय पर्यावरण को बदलकर। नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ जंतुओं का स्थानांतरण करके। चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा पशुपालन। नेक्स्ट आता है आपका कृषि काल में जब पौध पालना और कृषि करना मानव ने शुरू किया, उस काल में मानव पर्यावरण के संबंध। इसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए या पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। विध्वंस करता यानी कि डिस्ट्रॉयर। आया समझ में? चलिए आगे लिखें। पौधों का भोजन के लिए प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाना इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें मनुष्य के द्वारा कृषि करना तथा वृक्षारोपण करके फलों की प्राप्ति करना एक क्रांतिकारी कदम था।
जिससे प्रतीत होता है कि मनुष्य के बुद्धि कौशल का निरंतर विकास होता गया। मनुष्य के बुद्धि कौशल का निरंतर विकास होता गया। कृषि करने के पश्चात मनुष्य ने अस्थायी जीवन व्यतीत करने की शुरुआत की। खाद्यान्न फसलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं जैसे नील नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी आदि का अभ्युदय हुआ। हाँ, कृषि कार्यों में निरंतर सुधार, परिमार्जन तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में तथा कृषि कार्यों में निरंतर सुधार, परिमार्जन तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक वनों की कटाई करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। स्थानांतरण कृषि भी वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण बनी। स्थानांतरण कृषि भी वनों के विनाश के लिए एक प्रमुख कारण बनी। मनुष्य के इस काल को परिवर्तनकर्ता के रूप में जाना जाता है। परिवर्तनकर्ता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ मनुष्य भौतिक मानव से सामाजिक मानव, साथ ही साथ मनुष्य भौतिक मानव से सामाजिक मानव और सामाजिक मानव से आर्थिक मानव के रूप में सामाजिक मानव से आर्थिक मानव के रूप में अब तक परिवर्तित हो चुका था। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम हो चुका था। प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम हो चुका था। अब लास्ट स्टेज में आते हैं प्रौद्योगिकी मानव के रूप में।
प्रौद्योगिकी मानव, इसमें लिखेगा इस काल को औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इस काल को औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अत्यधिक विकसित और परिमार्जित हो चुकी थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित और परिमार्जित हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य प्रकृति का शत्रु बन चुका था। सभी लोगों के भौतिकवादी दृष्टिकोण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव का अति विकास प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग, अंधाधुंध दोहन का कारण बनी, जिसके कारण अनेकों भयावह तथा जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। अब हेडिंग डालिएगा पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। पर्यावरण मानव का एक दूसरे प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इसमें लिखिएगा प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले हेडिंग डालेगा प्रत्यक्ष प्रभाव। यह सुनियोजित एवं संकल्पित होते हैं क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित या रूपांतरित करने के लिए चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों से किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों से मनुष्य अवगत रहता है।
मनुष्य अवगत रहता है। आर्थिक विकास हेतु, आर्थिक विकास हेतु पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में, भौतिक पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किए जा सकते हैं, मनुष्य के द्वारा कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किए जाते रहे हैं, किए जाते रहे हैं। पहला, भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन। इसके अंतर्गत कृषि में विस्तार, इसके अंतर्गत कृषि में विस्तार तथा फसलों के उत्पादन के लिए, तथा फसलों के उत्पादन के लिए वनों को काटकर साफ करना तथा घास क्षेत्रों को जलाया जाना, काटकर साफ करना तथा घास क्षेत्रों को जलाया जाना, घास क्षेत्रों को जलाया जाना, कौमा व्यापारिक उद्देश्य से वृहद स्तर पर पेड़ों का कटाव, कौमा नवीन कृषि तकनीकें, कौमा अधिक उपज देने वाले बीज, कौमा समुन्नत सिंचाई, समुन्नत सभी में उन्नत सिंचाई की सुविधाओं के परिवेश में परिवर्तन। नेक्स्ट निकालिएगा निर्माण तथा उत्खनन कार्य, निर्माण तथा उत्खनन कार्य। इसमें लिखिएगा नदी पर बांधों, जल भंडारों तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, नदी की जलधाराओं में विपथ गमन, अर्थात डाइवर्जन कहते हैं इसको इंग्लिश में, विपथ गमन, जिससे क्षेत्र विशेष में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। इससे बचाव हेतु तटबंधों का निर्माण किया जाता है, तटबंधों का निर्माण किया जाता है, सड़कों तथा पुलों का निर्माण किया जाता है, सड़कों तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। नगरीकरण में वृद्धि तथा विस्तार किया जाना, नगरीकरण में वृद्धि तथा विस्तार किया जाना, खनिजों का खनन, खनिजों का खनन, खनिज तेल का शोधन, खनिज तेल का शोधन तथा भूमिगत जल का निष्कासन,
तथा भूमिगत जल का निष्कासन करके मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। मनुष्य पर्यावरण को प्रत्यक्षता प्रभावित करता है। नेक्स्ट डालिएगा मौसम रूपांतर कार्यक्रम। मौसम रूपांतर कार्यक्रम मनुष्य के द्वारा वर्षा प्राप्त करने के लिए मेघ बीजन, उपल वृष्टि को रोकना एवं नियंत्रित करना, उपल वृष्टि को रोकना एवं नियंत्रित करना भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट डालिएगा नाभिकीय कार्यक्रम। नाभिकीय कार्यक्रम मनुष्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति हेतु नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना की जाती है। नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय आयुध का भी निर्माण किया जाता है। नाभिकीय आयुध का भी निर्माण किया जाता है। नाभिकीय आयुध का निर्माण किया जाता है जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रत्यक्षता, ये सारे कार्य किए जाते हैं जिसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसमें लिखिएगा मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्य उसे भविष्य में अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। किए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्य भविष्य में उसे अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। जिसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा वनों के कटाव से श्रृंखलाबद्ध परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका यहाँ पे एक श्रृंखला बनानी है आपको। ठीक है, कि वनों का कटाव होगा, उसके बाद कौन सा चरण आएगा, उनके बाद कौन सा चरण है, तो एक पूरी श्रृंखला बनेगी। ठीक है, तो आप उनको चाहें तो वनों कटाव, फिर एरो करके नेक्स्ट स्टेज, फिर एरो करके नेक्स्ट स्टेज बनाते चले जाइए। ठीक है, सबसे पहले डालेगा वनों का कटाव। वनों के कटाव से निर्वनीकरण। नेक्स्ट स्टेज आती है निर्वनीकरण। आप ऐसे बनाइएगा ना, आप जैसे पेजेस हैं तो यहाँ आपने लिखा वनों का कटाव। वनों के कटाव से होगा है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण से फिर ऐसे आपको बनाते चले और इसको आप क्या करिएगा, एक गोले में बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आप लिखते चले जाएंगे तो एक पेज भी बाहर निकल जाए एक पेज से, तो आप उसको राउंड कर दीजिएगा।
नेक्स्ट स्टेज में लिखिएगा मृदा क्षरण। मृदा क्षरण, मृदा क्षरण से अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। नेक्स्ट, नदी के अवसाद भार में वृद्धि। नदी के अवसाद भार में वृद्धि। नदी के जल धारण क्षमता का कम होना। नदी के जल धारण क्षमता का कम होना। नदी की जलधारा, नदी की जलधारा क्षमता का अलग अलग दिशा में प्रवाहित होना। अलग अलग दिशा में प्रवाहित होना। बाढ़ की समस्या का उत्पन्न होना। बाढ़ की समस्या का उत्पन्न होना। नेक्स्ट, पर्यावरण में अवनयन। पर्यावरण में अवनयन तथा जनधन की हानि। तथा जनधन की हानि। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? समस्या का मूल कारण क्या है? वनों का कटाव। तो मूल कारण को ही आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी पर्यावरण प्रबंधन, और पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज ये लगेगा पर्यावरण प्रबंधन। नहीं, उसी के आगे नेक्स्ट एरो लगा के लिखिएगा पर्यावरण प्रबंधन। उपाय भी लिख लीजिए, आपको आंसर लिखने में कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन, और पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह, हाँ, ये एक अप्रत्यक्ष प्रभाव का आपको एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिखना चाहें, आप सिर्फ सुन लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप कृषि के लिए आप यूज़ करते हैं विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का, ठीक है, DDT का, उसमें अलग अलग तरह के NPK का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आप जब उनकी सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के दौरान क्या होते हैं, पानी के साथ मिलकर वो जाते हैं भूमिगत जल के रूप में नीचे चले जाते हैं वो पेस्टिसाइड्स। अब वो जाकर आपको उस भूमिगत जल में मिल जाते हैं, और वही भूमिगत जल आप पीने योग्य पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आगे चलकर जब वो पेस्टिसाइड जो होते हैं आपके, यूरिया है, अन्य चीज़ें हैं, मनुष्य के अंदर पहुंचती हैं। खासकर ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगर वो इस तरह के पानी को पीती हैं तो उनका गर्भ जो होता है वो गिर जाता है, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये जो सारी चीज़ें, वर्तमान स्वरूप में आप इसका पेस्टिसाइड यूज़ करें किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको अप्रत्यक्ष तौर पर आपको भविष्य में यही सारी चीज़ें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दूरगामी या दुष्प्रभावित आपको करती रहेंगी। तो आपको इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप देखेंगे तो आप वर्तमान समय प्रौद्योगिकी है जिसके कारण आपको जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, हिम का ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में आपका वृद्धि, जिसके कारण आपके जितने भी आपके विकसित आपके शहर हैं, विश्व अर्थव्यवस्था के शहर हैं, वो सभी निकट भविष्य में डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दुष्प्रभावित यानी अप्रत्यक्ष तौर पर मनुष्य को प्रभावित करने वाली हैं, जिनको आप आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखाने की ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा धारणीय विकास। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें लिखिएगा सतत निर्वहनीय निरंतर, सतत निर्वहनीय निरंतर अथवा अस्थायी विकास, अथवा अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम परमानेंट, पहली बार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द को सर्वप्रथम परिभाषित किया। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द को परिभाषित किया था, जिसके अनुसार धारणीय या अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अतः पर्यावरण के सुरक्षा के बिना विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता। विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता। जोहानिसबर्ग सम्मेलन ब्रैकेट में लीजिएगा 2002, जोहानिसबर्ग सम्मेलन 2002 का मूल मुद्दा ही सतत विकास था। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी विकास के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत पथ प्रदर्शक के रूप में निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग डालेगा पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी। इसमें लिखिएगा उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में पारिस्थितिकी मित्रवत
उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी अर्थात ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन प्रौद्योगिकी या हरित प्रौद्योगिकी अर्थात हरित प्रौद्योगिकी को अपनाकर निर्वहनीय विकास को अंगीकार किया जा सकता है। निर्वहनीय विकास को अंगीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट डालेगा परियोजना मूल्यांकन। परियोजना मूल्यांकन इसमें लिखिएगा विकास मार्ग के अंतर्गत किसी भी परियोजना के मूल्यांकन में पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन एवं आर्थिक दक्षता पर जोर दिया जाना चाहिए। आर्थिक दक्षता पर जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग उत्पादन का विकेंद्रीकरण। उत्पादन का विकेंद्रीकरण इसमें लिखिएगा अस्थायी विकास के लिए विकेंद्रीकरण करके इस क्षेत्र में जन सहभागिता को बढ़ाना है। इस क्षेत्र में जन सहभागिता को बढ़ाना है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट डालिएगा संसाधन संरक्षण इसमें लिखिएगा भूमंडलीय आधार पर समग्र जीवन चक्र का प्रबंधन करके संसाधनों का प्रभावी संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र इसमें लिखिएगा पारिस्थितिकी संतुलन में किसी भी प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट डालेगा पारिस्थितिकी साक्षरता इसमें लिखिएगा इसके अंतर्गत वैश्विक जन समुदाय को
वैश्विक जन समुदाय को पारिस्थितिकीय संरक्षण हेतु उनके चेतना का विकास करना चाहिए। पारिस्थितिकीय संरक्षण हेतु उनकी चेतना का विकास करना चाहिए, जिसके लिए विभिन्न कार्यशालाओं साथ ही साथ विभिन्न विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में और स्कूली पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में एवं स्कूली पाठ्यक्रमों में पर्यावरण के विषय को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पर्यावरण विषय को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आएगा वैश्विक सहयोग। वैश्विक सहयोग विश्व के सभी देशों द्वारा मिलकर पर्यावरण के अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए नियमों, संधियों एवं प्रोटोकॉल को पूर्ण मान्यता दी जानी चाहिए। नियमों, संधियों एवं प्रोटोकॉल को पूर्ण मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता लेनी चाहिए। पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट डालिएगा भारतीय प्रयास। धारणीय विकास के लिए भारतीय प्रयास। हाँ, भारत में भी स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। पहला पॉइंट डाल के लिखिएगा, वनारोपण तथा सामाजिक तथा कृषि वानिकी। वनारोपण तथा सामाजिक तथा एवं कृषि वानिकी। दूसरा, मृदा संरक्षण व परती भूमि विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, कृषि जलवायुवीय प्रादेशीकरण। नेक्स्ट, वाटरशेड प्रबंधन। नेक्स्ट, सस्य क्रम एवं फसल चक्र। नेक्स्ट, शुष्क कृषि विकास। नेक्स्ट, जीवमंडल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय अभयारण्य जलग्रस्त भूमि संरक्षण, राष्ट्रीय अभयारण्य जलग्रस्त भूमि संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण, मैंग्रोव वनों का संरक्षण। नेक्स्ट, तटीय पारिस्थितिकी एवं मलिन बस्तियों में सुधार, मलिन बस्तियों में सुधार। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण। नेक्स्ट, स्वच्छ ऊर्जा विकास हेतु प्रोत्साहन, इत्यादि। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण संबंधी उसके आधारभूत संरचनाएं कंप्लीट होती हैं।